नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आज जो रहने वाला है वो अपना रहने वाला है सेकेंड ईयर वालों के लिए, ये थर्ड सेमेस्टर वाला हो जाता है, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों के लिए थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास। आपको पता है कि आपके एग्जाम में जो प्राचीन हिस्ट्री है, ठीक है, प्राचीन हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। प्राचीन हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलेंगे तो फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छी प्रकार से टाइपिंग करके आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या है, बहुत ही अच्छी प्रकार से कॉन्स्टेंट, मतलब अपने आप को धैर्य रखकर ही क्वेश्चनों को देखना है, ठीक है। धैर्य रख के क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में समझना है आपको, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा, अब क्या करने वाले हैं हम, थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों के लिए हो जाता है, ये तो सभी को पता है, तो आपको तो ये पता ही है ना। तो बढ़ते हैं अपने साइड की ओर। देखो, आज की बात करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, बहुत ही हमारे कह सकते हैं टाइपिंग की है, ठीक है, जो कि हमारे जो अपने लोग हैं, ठीक है, हमारे जो भाई हैं, उनके पास अच्छा कंटेंट पहुंच सके। तो आप भी क्या करेंगे, आप भी हमारे चैनल की सपोर्ट करेंगे और अपने भाइयों में शेयर करेंगे वीडियो के लिए, ठीक है, जो कि क्या है वो भी यहाँ पर आके अच्छे से अच्छा पढ़ सकें। तो आज की बात करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा गुप्त काल का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन बनेगा क्योंकि आपके यहां से गुप्त काल से ही स्टार्ट है, ठीक है, गुप्त काल से स्टार्ट है। तो पहला ही क्वेश्चन हमने ले लिया है कि गुप्त काल की संक्षेप में व्याख्या कीजिएगा। तो इसकी हम व्याख्या यहां पर देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ही धैर्य रखकर क्वेश्चन को देखना है और यहां पर क्या कहा जा रहा है उसको समझना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य, हमने हेडिंग क्या डाली, गुप्त साम्राज्य। फर्स्ट हमारा हो जाता है कि गुप्त साम्राज्य का उदय, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी। अब आप कहोगे शताब्दी क्या होती है, तो ईसा पूर्व, मतलब ईसा का जब डेथ हुआ था, ईसा मसीह थे, ईसा की जब डेथ हुई थी उससे क्या मानते हैं, 100 वर्ष 100 वर्ष 100 वर्ष, जो 100 वर्ष की होती है वो ईसा पूर्व कहते हैं, मतलब ईसा के वर्ष से 100 वर्ष के बाद, है ना, 100 वर्ष के बाद। तो इस प्रकार से कह सकते हैं, उन्हें कहते हैं ईसा पूर्व। तीसरी शताब्दी के अंत में, तीसरी शताब्दी के अंत में ध्यान है, प्रयाग के निकट, कौन सी, प्रयाग के, प्रयाग किसे कहते हैं आपको पता है, अभी जो इलाहाबाद का नाम चेंज करके कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। तो वही यहां पर बात हो रही है कि अंत में प्रयाग के निकट एक कौशाम्बी जगह है, वहां पर हुआ था किसका उदय, तो आप कहोगे गुप्त साम्राज्य का उदय, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। जो गुप्त लोग थे वो किसके सामंत थे, कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 240 से 280 ईस्वी तक की थी, है ना। 240 से 280 ईस्वी तक कह रहे हैं, कौन रहे थे, ये श्रीगुप्त रहे थे, जो गुप्त वंश के प्रथम शासक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी, और इनका कार्यकाल दे रखा है कि 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा था, ईस्वी तक, है ना, ईस्वी तक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको तो याद होना चाहिए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, किसने, श्रीगुप्त ने की थी। कब की थी, तो 240 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहां रखा है श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, घटोत्कच। अब आप यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि देखो, उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है कि जो श्रीगुप्त हुआ करते थे पहले शासक, उनके कौन हो जाते हैं, ये बेटे हो जाते हैं, कौन, बेटे, है ना, कौन, बेटे, मतलब उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उनका बेटा ही तो बनेगा। तो श्रीगुप्त का बेटा होता है जिनका नाम होता है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो बनता है कौन, घटोत्कच। इसका नाम क्या होता है भाई, घटोत्कच होता है उसका नाम। बेटे का नाम क्या था, घटोत्कच। घटोत्कच श्रीगुप्त रहे थे 240 से 280 तक, अब घटोत्कच आ जाते हैं 280 से लेकर 320 ईस्वी तक इनका कार्यकाल यहां पर रहता है, ठीक है। ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है, उत्तराधिकारी हुए। आगे देखते हैं, यहां देखा है नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट। उसके बाद देखो, इनके बारे में कुछ पढ़ना है नहीं, इनके बारे में कुछ पढ़ना है नहीं, जिनके बारे में पढ़ना है वही हम पढ़ेंगे, है ना। देखो,
बात करते हैं, बस हमें याद होना चाहिए कि पहला कौन था, श्रीगुप्त। कब से कब तक रहे थे, तो 40 से 280 तक। उसके बाद उनके बेटे आते हैं जो गद्दी पर बैठते हैं, कौन थे, घटोत्कच, जो 280 से लेकर 320 तक गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद तीसरा शासक आता है गुप्त वंश का प्रथम और महान शासक भी इसे कहते हैं। वैसे देखो प्रथम महान शासक की बात हो रही है, वैसे प्रथम शासक श्रीगुप्त ही है। प्रथम महान शासक मतलब महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब बैठता है भाई, 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसने लक्ष्मी नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी। कौन, लक्ष्मी नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी। राजकुमारी लक्ष्मी नाम की राजकुमारी से इसका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है ना, इसका विवाह हो जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो आपको यहां पर याद रखना है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की थी, तो भाई चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके क्या बैठते हैं, यह सिंहासन पर बैठते हैं। गुप्त संवत भी कौन स्टार्ट करते हैं, यही स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त संवत कब इन्होंने स्टार्ट किया था, 319 से लेकर 320। 319 या 320 यहां कंफ्यूजिंग है, तो आप कह सकते हो 319 या 20 में किया होगा। तो गुप्त संवत की स्थापना इन बुक कब करते हैं, 319-320 ईस्वी में इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अभी हमने देखा था, है ना, बिल्कुल। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, अब चंद्रगुप्त प्रथम का भी उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके बारे में हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अब तक कौन बैठे गए, घटोत्कच के बाद कौन बैठे, समुद्रगुप्त प्रथम। अब समुद्रगुप्त का बेटा बैठेगा कौन, समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन हुआ, समुद्रगुप्त हो जाता है। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बैठे गद्दी पर, उसका बेटा, उत्तराधिकारी कौन, समुद्रगुप्त। ध्यान रखना है, उसका बेटा कौन था, समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्याव्रत के कितने, आर्याव्रत के, ध्यान रखना है, इसने आर्याव्रत के 9 शासकों तथा दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया था। ये कह सकते हैं एक महान सम्राट ये भी हुआ करता था। ठीक है, मगर प्रथम की बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ही होगा। ये भी एक महान सम्राट हुआ करता था जिसने 12 शासकों तथा जो अपने आर्याव्रत के शासक होते हैं कितने, 9, और दक्षिणाव्रत के शासक कितने होते हैं, 12, इनको पराजित किया था। और इन्हीं विजय के उपरांत, इन्हीं को हराने के बाद इसने भारत में, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपको पता है ना कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भाई समुद्रगुप्त को कहते हैं, है ना, पता है ना, समुद्रगुप्त को कहते हैं। अब कहा क्यों जाता था, ये आपके माइंड में आना चाहिए था। तो इसलिए कहा जाता कि आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों ने इसे इसको मतलब कह सकते हैं, इसने उन्हें हरा दिया था। कितने, 9 आर्यव्रत को और 12 दक्षिणाव्रत के शासकों को हराकर इसने कौन सी कह सकते हैं पदवी धारण की थी, तो भारत का नेपोलियन की पदवी धारण की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने अश्वमेधकर्ता, यहां देखो, इसने नहीं, यहां पर इसने अश्वमेधकर्ता, देखो इसने नहीं, इसे होगा। ठीक है, इसे गलती से यहां पर टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं। इसे अश्वमेधकर्ता विक्रमंक, ध्यान रखना है, इसे अश्वमेधकर्ता विक्रमंक, ठीक है, विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी, है ना। इनके समुद्रगुप्त कह सकते हैं, समुद्रगुप्त के बहुत सारे नाम थे, है ना, समुद्रगुप्त के बहुत सारे नाम थे। जैसे एक तो हो जाता है भारत का नेपोलियन हो गया, दूसरा अश्वमेधकर्ता भी इसको कहा जाता है, और विक्रमांक भी कहा जाता है ना, विक्रमांक भी कहा जाता है। और आप देखेंगे परम भागवत भी इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी समुद्रगुप्त की उपाधियां हुआ करती थी और इन्हें इन नामों से पुकारा जाता था। ठीक है, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। उपाधियां धारण करता है, इसे कविराज भी कहा जाता है। देखो एक नाम और आ गया, इसे कविराज भी कहा जाता है। ठीक है भी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो,
समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। जो समुद्रगुप्त हुआ करता था वो किसकी पूजा करता था? तो आप कहोगे विष्णु जी की पूजा ये करा करता था। तो समुद्रगुप्त जो हुआ करता था वो विष्णु की उपासना या उपासक था। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। आपको पता है ना, जो समुद्रगुप्त था वो एक बहुत बड़ा संगीत प्रेमी भी हुआ करता था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर आपको देखने को मिलेगा। जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे सिक्के अब भी चले थे जो पुराने जमाने के हैं, ठीक है। आप देखोगे तो उस पर बीड़ा बजाता हुआ देखने को मिलेगा। कौन बीड़ा बजाता हुआ देखने को मिलता है? वह समुद्रगुप्त ही होता है। पर उसे बीड़ा, देख लेना, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। तो आपको पता है ये अब भी कुछ जमाने पहले की बात करते हैं। आपने सिक्कों पर देखे होंगे, आपने सिक्कों पर देखे होंगे जो कौन थे, एक बीड़ा बजाते हुए दिखते हैं, जो समुद्रगुप्त को ही दर्शाते हैं। पहले भी जमाने की बात कर रहे हैं और अब भी हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कभी कभी ये सिक्के जारी कर दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा भी जारी किए गए थे, बहुत पहले की बात है, ठीक है, अभी की बात नहीं। मगर समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर, अपने चांदी के सिक्कों पर अपनी बीड़ा बजाती हुई मूर्तियों को दर्शाया गया था। बात करते हैं समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो हुआ करता था वो हरिसेन था। कौन? हरिसेन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से। तो बात करते हैं समुद्रगुप्त का जो एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था कौन? हरिसेन। जिसका नाम क्या था? हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। एक इलाहाबाद प्रशस्ति लेख होता है, इसकी क्या करते हैं? ये रचना करते हैं। और किस भाषा में की थी ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किसमें? संस्कृत भाषा में। क्योंकि आपको पता है जो गुप्त राजा हुआ करते थे उनकी जो राजकीय भाषा जो हुआ करती थी वह भी संस्कृत ही हुआ करती थी। तो ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि एक हरिसेन होता है जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना करता है, वो भी संस्कृत में करता है। ये भी आपको याद रखना। अब नोट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि परम भागवत की उपाधि, जो परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी, धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था, ठीक है। तो ये आपके कैसे बन सकता है? ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत पूछाता है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो ध्यान रखना है कौन था भाई? समुद्रगुप्त हो जाता है। कौन? समुद्रगुप्त हो जाता है, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त सेकंड हुआ। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त का बेटा उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बाद कौन आ रहा है? ध्यान से देख रहा है, चंद्रगुप्त सेकंड। कौन? चंद्रगुप्त सेकंड यहां पर गद्दी पर बैठता है, ठीक है। जो कब बैठा? 380 ईसा पूर्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री कौन आता है? फाहियान भारत आता है। चीनी बौद्ध यात्री एक आता है जिसका नाम था फाहियान। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री तो वह कौन था? फाहियान ही हो जाता है। और ये किस लिए आया था? वैसे तो बात करते हैं बौद्ध, यहां पर बौद्ध की कह सकते हैं बौद्ध की जानकारी, ठीक है। बौद्ध की जानकारी से जैसे बौद्ध भिक्षु लोग बन जाते हैं ना, बौद्ध की जानकारी लेते थे। तो ये चीन से बौद्ध के बारे में ज्ञान हासिल करने आया था कि बौद्ध के बारे में यहाँ पर कौन कौन से उन्होंने ज्ञान दिए थे, उपदेश दिए थे, उनके बारे में इकट्ठा करने आया था। बौद्ध यहां देखा है, चीनी बौद्ध यात्री कौन? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कहाँ आता है? भारत आता है। और इसको बौद्ध की आपको पता है बौद्ध है वो दो भागों में डिवाइड हो गया था, एक हीनयान में और एक महायान में, है ना। एक हीनयान में हुआ था और एक महायान में था। मगर जो चीनी यात्री फाहियान था वो किसका था? वो महायान का था। कौन सा? महायान, ठीक है। हीनयान महायान दो भागों में डिवाइड हुआ था, ये महायान का था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, ये भारत आता है, कौन आता है? भारत आता है। कौन? फाहियान, है ना, फाहियान। और इसकी एक पुस्तक भी यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। फाहियान की एक पुस्तक थी, कौन सी थी? फी यू सी यू की थी उसकी, और ये थी फी यू की। कौन सी? फी यू की, है ना। फाहियान की कौन सी थी? फी यू की एक नामक की क्या थी? पुस्तक भी थी। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं?
यहां पर बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड की। अब चंद्रगुप्त सेकंड का युद्ध होता है किससे? शंको से, है ना। शंको से युद्ध होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट का। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है ना, यहां पर क्या होने वाला है कि शंको पर विजय के उपलक्ष्य में शंको को पराजित करते हैं कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के यहां पर जारी करता है। जो चंद्रगुप्त सेकंड है वो क्या करता है? चांदी के सिक्के जारी करता है। और इन सिक्कों को क्या कहा जाता है? रूप क्या कहा जाता है? कौन सा? रूप क्या। जो चांदी के सिक्के थे इनको रूप क्या, इनको क्या कहते हैं? रूप क्या। रुकिएगा, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें रूप होगा, आधा पा होगा फिर का है, ठीक है, और फिर या हो जाएगा। इन्हें रूप क्या कहते थे? रूप क्या इन चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि जो हमारा गुप्त काल था उसमें चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रूप क्या कहा जाता था। कौन सा? रूप क्या कहा जाता था, ठीक है। सिक्के यहां पर चलाता है शंको को। शंको जो युद्ध हुए थे शंको का विक्रमादित्य का, सॉरी विक्रम नहीं, इसका नाम है विक्रम, अभी देखते हैं, ठीक है। तो शंको को विजय के उपलक्ष्य में शंको को पराजित कौन करता है? चंद्रगुप्त सेकंड करता है। और उसके बाद में इनको पराजित करने के बाद में इसकी खुशी में, है ना, इसकी खुशी में चांदी के सिक्के क्या होता है? जारी करता है, जिसे रूप क्या कहा जाता है। फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। जब ये शंको को पराजित करता है, जब ये शंको को पराजित करता है तभी जो चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त सेकंड है, वह विक्रमादित्य की क्या कर लेता है? जो उपाधि होती है, कह सकते हैं जैसे आपकी उपाधि कोई गांव वाले कहने लगे कि भाई आपका नाम ये है ना, उल्टा से नाम लेते हैं तो वो आपकी उपाधि बन जाती है, एक नाम बन जाता है। वैसे ही ये होता है कि जैसे ही ये शंको को पराजित करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेते हैं, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इनसे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी धारण की थी। तो इसके बारे में कोई इंपोर्टेंट इतना है नहीं, बस इतना हो जाएगा, पहली इन्होंने नहीं धारण की थी विक्रमादित्य की। इनसे पहले और भी जो राजा हुआ करते थे उज्जैन के, उन्होंने जो विक्रमादित्य की उपाधि है वो भी धारण कर रखी थी, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने है, ये हो जाता है भी पश्चिम भारत में, किसमें? पश्चिम भारत में एक शक राजा हुआ करते थे, कौन? क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। तो आपको यहां पर थोड़ी सी हिंट ये हो जाती है कि प्रथम बार विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण उपाधि नहीं की थी, इससे पहले और ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी, है ना। आगे बढ़ते, मगर परम भागवत जो समुद्रगुप्त ने धारण की थी वह पहली बार धारण की थी, तो इसीलिए उसके नाम के अगले पहली बार लग जाता है कि परम भागवत की पहली बार उपाधि धारण किसने की थी? तो वह हो जाते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। आगे पॉइंट्स देखा है, साब चंद्रगुप्त सेकंड का राज कवि था। एक साब नाम का व्यक्ति था जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कवियों की भांति कार्य करता था, जिसे राजकवि कहा जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त सेकंड का राजकवि कौन था? तो भी साब हुआ करता था। कौन? साब नाम का व्यक्ति हुआ करता था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र और जो अपनी उज्जैनी थी, कौन सी? पाटलिपुत्र और कौन सी थी? उज्जैनी थी। ये दो प्रमुख क्या हुआ करते थे? ये विद्या के केंद्र हुआ करते थे। मतलब यहां पर क्या है, वेदों की जानकारी और जो वगैरह और भी जो पढ़ाई वगैरह का ज्ञान हो जाता है वो यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। मगर इस समय तो क्या थे, वेद ही का ज्ञान यहां पर दिया जाता होगा। तो बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र और क्या था? उज्जैनी। पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के केंद्र थे, ठीक है, विद्या के केंद्र हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अनुश्रुति कौन है? अनुश्रुति के अनुसार, अब एक अनुश्रुति एक कह सकते हैं, ये विद्यमान है यहां पर, ये कह रहे हैं कि अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। जो चंद्रगुप्त सेकंड था, विक्रमादित्य इसका नाम भी हो जाता है, उपाधि हमने देखी थी ना अभी, किसको? शंको को पराजित करने के बाद में ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बन जाते हैं ना। अब पूरा नाम यहां से बोलेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। मतलब 9 विद्वान रहते थे। जब 9 विद्वान इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? जिसे नवरत्न कहा गया। जिसे क्या कहा गया? नवरत्न कहा गया। नवरत्न मतलब रत्न क्या होते हैं? रत्न मतलब हीरे, और 9 माने 9। तो ऐसे व्यक्तियों को 9 रत्न कहा जा रहा है, तो भी कुछ ना कुछ तो खासियत इनों में रही होगी,
कुछ ना कुछ तो खासियत इनमें रही होगी। तो महाकवि कालिदास एक हो जाते हैं, तो आपको पता है भी कालिदास तो वैसी डायमंड के हीरे ही हैं, है ना। तो बात करते हैं महाकवि कालिदास किसके समकालीन थे, ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो ध्यान रखना है, महाकवि जो कालिदास थे वो 9 रत्नों में से एक हो जाते हैं, किसके, विक्रमादित्य के। संभवतः इनमें अग्रणी थे कालिदास के अतिरिक्त इनमें धनवंतरी हो जाते हैं। कौन, धनवंतरी हो जाते हैं। जो धनवंतरी हुआ करते थे ये डॉक्टर हुआ करते थे, मतलब चिकित्सक इनके दरबार में हुआ करते थे, ठीक है, धनवंतरी। उसके बाद आते हैं पक्षड़क। कौन, पक्षड़क, जो आप देख सकते हो कौन है, ज्योतिष हैं। कौन है, ज्योतिष। एक पक्षड़क नाम के व्यक्ति हो जाते हैं जो कौन हुआ करते थे, ये ज्योतिष हुआ करते थे, ज्योतिष विद्वान हुआ करते थे। फिर होते हैं एक अमर सिंह। कौन, अमर सिंह नाम के विद्वान होते हैं जो कौन थे, कोषकार हुआ करते थे, मतलब इनका जो सोना चांदी हीरा जवाहरात जो थे उनके कोषकार नियुक्त ये हो जाते हैं, मतलब उनके राजस्व की देखभाल ये करते थे, ठीक है, राजस्व मतलब पैसा, ठीक है। तो बात करते हैं जो अमर सिंह हो जाते हैं वो कोषाकार हो जाते हैं। और जो शंकु थे, शंकु ये कौन थे, वास्तुकार थे। वास्तुकार मतलब भवन वगैरह, किसके, भवन वगैरह होते हैं ना, भवन वगैरह की इनके बारे में इन्हें मतलब देखभाल दी गई थी कि आप यहां पर देखना है कौन सा भवन बनना है, कौन सा भवन टूटना है ना, और कौन सा कैसा है, ये सब कैसा है, ये अपने वास्तुकार हो जाते थे। कौन, शंकु जी, कह सकते हैं इंजीनियर, है ना, इंजीनियर कह सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए उस जमाने में कौन थे, शंकु जो हुआ करते थे सिविल इंजीनियर हुआ करते थे। और बेताल भट्ट हो जाते हैं, ये भी कवि हो जाते हैं, ठीक है, घटकर्पण हो जाते हैं। और बाकी देखेंगे बारामिहिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बारामिहिर। बारामिहिर जो थे वो एक खगोल शास्त्री हुआ करते थे, यहां देख सकते हैं खगोल विज्ञानी, है ना, खगोल शास्त्री हुआ करते थे। एवं वर रुचि जैसे विद्वान इनके यहां पर रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, ठीक है भी। चलो आगे देखते हैं, यहां रखा है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य भी कहेंगे, हमने उपाधि दे रखी है इन्हें, है ना, शंकों को पैदा करने पर। तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का संधि विग्रहिक क्या था, संधि विग्रहिक सचिव एक हुआ करता था जिसे वीरसेन कहते थे। कौन, वीरसेन कहते थे। अभी हमने देखा था ना वीरसेन, इससे पहले एक कौन था, वीरसेन। तो बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड का संधि विग्रहिक सचिव, एक सचिव हुआ करता था। सचिव आप जानते हो कौन कहते हैं, राजा से नीचे होता है, राजा से नीचे कार्य करने वाला, ठीक है, राजा से ही सिर्फ नीचे होता है वह, उसे क्या कहते हैं, सचिव। तो चंद्रगुप्त सेकंड का अधिविग्रहिक सचिव एक वीरसेन नाम का हुआ करता था, ठीक है, जिसने शैव मतावलंबी था। कौन था, ये एक शैव मतावलंबी था, कह सकते हैं शिव की पूजा करता था, शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए, देखो यहां पर कह रहा है, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर, उदयगिरी पहाड़ी पर, तो ध्यान रखना है उदयगिरी पहाड़ी का पे मध्य प्रदेश साइड पड़ जाती है, ठीक है। तो उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। उदयगिरी पहाड़ी पर क्या करवाते हैं, ये एक गुफा का निर्माण करवा देते हैं। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्राकंड पंडित एक कवि भी था, कह सकते हैं इसे बहुत ज्ञान था। इसे क्या था, बहुत ज्ञान था। ये देखो यहां पर देखा है व्याकरण, मतलब व्याकरण का कह सकते हैं बहुत ज्ञाता हुआ जाता था। न्याय मीमांसा मतलब इसके बारे में बहुत, मतलब इसका माइंड कह सकते हैं जैसे बीरबल था उस प्रकार से चलता था, ठीक है। और शब्द प्रकांड पंडित, और ये एक महान पंडित भी हुआ करता था, ठीक है, एवं एक कवि भी था। कौन था, एक कवि भी था। तो इसके अंदर सारे गुण हो जाते हैं, किसके अंदर, वीरसेन, जो इनका कौन था, सचिव हुआ करता था। इसीलिए इन्होंने इसे पदवी किसकी दी थी, सचिव की पदवी दी थी। और उदयगिरी पहाड़ी पर क्या करवाते हैं, गुफा का निर्माण करवाते हैं, जिसमें जाकर ये क्या करते हैं, शिव की करते हैं पूजा, ठीक है, शिव की क्या करते हैं, ये पूजा वहां पर करते थे, ठीक है, भी था। बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त होता है। अब जो होता है कौन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का बेटा कौन होता है, तो वह हो जाता है कुमार गुप्त। कौन सा, कुमार गुप्त, या इसका नाम और भी पड़ जाता है, मतलब कह सकते हैं एक व्यक्ति के 3 नाम होते हैं, तो इसके 2 नाम यहां पड़ जाते हैं, कौन, अमर गुप्त या गोविंद गुप्त, ठीक है, सॉरी कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त। तो ध्यान रखना है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के बेटे का नाम क्या था, तो वह था कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त, जो कब बैठता है 415 ईस्वी से, कब बैठता है 415 ईस्वी से 454 ईसा
ईसवी, ठीक है, ईसवी में यह गद्दी पर बैठता है। ये इसका शासनकाल है। क्या है? शासनकाल है कि 415 से 445 ईसवी तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, तो 415 में कहां बैठा? ये जो कुमारगुप्त होता है वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के जगह पे कौन बैठ गए? ये बैठ जाते हैं कुमारगुप्त। अब देखें कुमारगुप्त क्या करवा रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। एक नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है? कुमारगुप्त करते हैं 540 ईस्वी में। ठीक है, 540 ईस्वी में क्या करते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना है, कौन करते हैं? कुमारगुप्त करते हैं। कौन? कुमारगुप्त यहां पर स्थापना करते हैं। ठीक है, 540 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। यहां पर बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो वही हमने यहां पर लिख रखा है। जो इंपॉर्टेंट है आपको वही है, बाकी आप बना बनाकर जो एग्जाम में थ्योरी वाइज देखोगे तो लिख सकते हो, मगर आपको ये इतना तो आना चाहिए। फिर बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। वो की थी 540 में। ठीक है, फिर इनके एक बेटे होते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी मतलब उसका बेटा कौन? स्कंदगुप्त है ना। स्कंदगुप्त बैठता है कब? 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। तो 455 ईस्वी में कौन बैठ जाते हैं? भाई स्कंदगुप्त बैठ जाते हैं। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर, कहां पर? गिरनार पर्वत है वहीं पर। तो स्कंदगुप्त ने मध्य प्रदेश में, स्कंदगुप्त ने मध्य प्रदेश के गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। एक सुदर्शन झील थी, पुनरुद्धार मतलब उसका क्या होता है? पुनरुद्धार मतलब क्या होता है? उसकी मरम्मत। ठीक है, उसकी मरम्मत। तो कह सकते हैं सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो स्कंदगुप्त नाम का एक राजा होता है। ठीक है, जो किसका बेटा है? कुमारगुप्त का। और कुमारगुप्त किसका बेटा था? विक्रमादित्य का। ठीक है, और विक्रमादित्य किसका बेटा था? चंद्रगुप्त का, सॉरी समुद्रगुप्त का, है ना। और समुद्रगुप्त किसका बेटा था? वो जाता है अपना समुद्रगुप्त, है ना, घटोत्कच का। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। यहां देखा है स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का क्या करवाते हैं? मरम्मत करवाते हैं। कौन? स्कंदगुप्त जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त, कौन थे? स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। एक पर्णगुप्त नाम का एक व्यक्ति हो जाता है जिसे सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। कौन? किसके द्वारा? भाई स्कंदगुप्त के द्वारा। जो पर्णदत्त होता है उसको सौराष्ट्र का गवर्नर मतलब राज्यपाल बना दिया जाता है। आज के जमाने में उसे क्या कहते हैं? गवर्नर मतलब राज्यपाल। आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ध्यान रखना है, स्कंदन के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण क्या हो जाता है? भी शुरू हो जाता है। ठीक है, अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अगर बात करें प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का बेटा कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच का बेटा कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। और चंद्रगुप्त के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त के बाद आए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। अब ये अंतिम अपने हो जाते हैं कौन? ये हो जाते हैं कौन? विष्णुगुप्त। तो अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक जो हो जाता है वो कौन हो जाता है? विष्णुगुप्त था। कौन? विष्णुगुप्त हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, अब यहां से थोड़े इंपोर्टेंट्स बनेंगे। हमारा गुप्त काल के जो राजा थे उनके बारे में तो हमने पढ़ लिया, इंपोर्टेंट चीज। अब यहां पर रह जाते हैं थोड़ी सी उसके बारे में, जो साम्राज्य था वो कैसा था। ठीक है, उसके राजा को क्या कहा जाता था, जो मुद्रा चलाई थी वो कौन कौन सी थी, इनके बारे में अब हम देखेंगे। तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो हुआ करती थी वो देश हुआ करती थी। अब भी हमारा क्या है भाई, देश ही मानते हैं सबसे बड़ी इकाई के लिए, है ना, हमारा देश ही तो है। बिल्कुल, उस समय भी सबसे बड़ी इकाई देश ही हुआ करती थी, जिसके शासक को क्या कहते थे? गोना कहा जाता था। हमारे देश का शासक कौन होता है? राष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति कहते हैं, मगर ये उस शासक को क्या कहते थे? गोना कहते थे। क्या? गोना कहा जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, शासक को क्या कहते थे? गोना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई कौन सी हुआ करती थी?
भुक्ति या फिर प्रांत थी। बिल्कुल सही, अब भी प्रांत कहते हैं, जो राज्य है वो क्या है, प्रांत ही तो है। बिल्कुल, तो वही है, प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी जिसके शासक को क्या कहते थे, उपरिक कहा जाता था। यहां पर गोना और हमारे यहां पर कौन बनते हैं, हमारे यहां पर बनते हैं राज्यपाल। कौन बनते हैं, राज्यपाल। तो राज्यपाल को उस समय क्या कहा जाता था, उपरिक कहा जाता था। क्या, उपरिक कहलाता था। ठीक है भी, उपरिक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहां देखा है भक्ति के नीचे, क्या है, भुक्ति के नीचे। भुक्ति मतलब कौन, राज्यपाल। राज्यपाल के नीचे की बात हो रही है। भुक्ति के नीचे विषय, भुक्त के नीचे कौन थे, विषय या जिला हुआ करता था, अब भी होते हैं। ठीक है, राज्य के नीचे कौन, जिला। तो भुक्ति के नीचे कौन, जिला नामक प्रादेशिक इकाई होती थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। अब जो हमारे जिला होते हैं वो उसे क्या कहते हैं, जिलाध्यक्ष कहते हैं। मगर उस समय जो जिला का प्रशासनिक हुआ, प्रशासन कह सकते हैं मुख्य अधिकारी हुआ करता था, उसे क्या कहते थे, विषयपति कहते थे। क्या कहते थे भाई, विषयपति कहा जाता था गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट और भाट कहा जाता था। जो अभी क्या कहते हैं, कांस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, होमगार्ड वगैरह हो जाते हैं। जो पहले अधिकारी से नीचे हुआ करते थे, जो कांस्टेबल वगैरह हो जाते हैं, उनको क्या कहते थे, चाट और भाट कहा जाता था। कौन, चाट और भाट कहा जाता था। और जो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी हुआ करता था, जैसे कह सकते हैं, है ना, एसडीएम वगैरह, ये बड़े बड़े जो अधिकारी हुआ करते थे, उन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, उन्हें दंडपाशिक, कौन, दंडपाशिक कहा जाता था, है ना, दंडपाशिक उनके लिए कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। ठीक है, क्या क्या हुआ करती भाई, ग्राम हुआ करती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। प्रशासन ग्राम या सभा द्वारा संचालित होता था, अब भी होता है। ग्राम सभा का मुखिया, ग्राम सभा के मुखिया ग्रामिक कहलाते थे। कौन, ग्रामिक कहलाते थे। एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। अभी जो हमारे होते हैं कौन कहलाते हैं, मुखिया ही कहलाते हैं। उस समय क्या कहते थे, ग्रामिक कहते थे प्रधान के लिए, ग्रामिक। और उनके अन्य सदस्य होते हैं, उन्हें महत्तर कहा जाता था। नेक्स्ट की बात करते हैं, ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। जो ग्राम समूह की छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई कौन सी अपने यहां पर, तो बात करते हैं छोटे छोटे जो मेंबर वगैरह चुने जाते हैं प्रधान से नीचे, तो वो हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते थे, पेट कहा जाता था। क्या, उन्हें पेट कहा जाता था। ठीक है भी, भाई बिल्कुल, उन्हें पेट कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, गुप्त शासक कुमारगुप्त के, जो गुप्त शासक कुमारगुप्त हमने देखा था ना, जो कौन करता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाता है 540 में। तो गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। तो यहां पर एक इंपोर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि जब उस समय कौन हुआ करता था, गुप्त शासक कुमारगुप्त हुआ करते थे। दामोदरपुर ताम्रपात्र किसे कहते हैं, मतलब एक कह सकते हैं तांबे का पत्ता, कैसा भी हो, चाहे इस प्रकार से हो, चाहे इस प्रकार से बना हुआ हो, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, तो यहां पर देखा है कि गुप्त शासक कुमारगुप्त के समय एक दामोदरपुर ताम्रपात्र हुआ करता था में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख देखने को मिल जाता है। जो हमारे दामोदरपुर ताम्रपात्र होते हैं, उन पर कह सकते हैं भूमि के बारे में लेखा जोखा, है ना, भूमि खरीदी गई, बेची गई, कितनी भूमि हमारे पास है, कितना क्षेत्रफल है, वो सब क्या हुआ करता था, इन ताम्रपात्रों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो दामोदर ताम्रपात्र में ये भूमि के बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं, यहां देखा है भू राजस्व कुल उत्पादन का। जो भू राजस्व मतलब क्या कहते हैं, भू राजस्व मतलब ये हो गया कि आपका जो खेत का टुकड़ा है उसमें से हमें आप लोग हमें कितना देंगे एक साल के अंदर, जब आपकी फसल पैदा होगी
तब आपको इतना हमें देना ही पड़ेगा, मतलब राजा को देना ही पड़ेगा। तो भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ, ठीक है, कर दिया गया। मतलब कह सकते हैं पहले 1/4 भाग हुआ करता था इनसे पहले राजाओं में, जैसे ही गुप्त काल आता है तो इसमें कितना कर दिया गया, 1/6 भाग लिया जाने लगा, किससे, किसानों से। मतलब 6 भाग होते हैं तो 5 भाग आप रखेंगे और जो छठा भाग होगा वो किसका होगा, हमारा होगा। तो 1/6 भाग राजा यहां पर लिया करते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। कि राज्य का जो राजा हुआ करता था वो जो राजस्व इकट्ठा किया करता था उसे क्या कहते थे, उसे बलात् श्रम कहा करते थे। कौन सा, बलात् श्रम कहते थे, ध्यान रखना है। उसे क्या कहते थे गुप्त काल में, उसे बलात् श्रम कहा जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। तो वही बात है कि राजा किससे ले रहा है भाई, जनता से तो इकट्ठा कर रहा है, जनता थोड़ा थोड़ा दे रही है, जनता के राजा के पास इकट्ठा हो रहा है, और राजा उसे क्या कह रहे हैं, राजा उसे बलात् श्रम कहा जा रहा है, ठीक है। राजा के यहां पर गुप्त काल में उस राजस्व के लिए क्या कह रहे हैं, बलात् श्रम कहा जाता था। आगे देखते हैं। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, मतलब कह सकते हैं बहुत प्रकार की भूमि होती है, जैसे बंजर हो गई, ऊसर हो गई, है ना। हम लोग क्या कहते हैं, ऊसर है, बंजर है, कल्लर है ना। इस प्रकार की बहुत सारी, ये दोमट मिट्टी है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये काली मिट्टी है। अपने लोगों ने बहुत सारे भागों में डिवाइड किया था, डिवाइड किया रखा है इस समय, है ना। इस समय बहुत सारे भागों में डिवाइड किया रखा है, मगर उस समय बहुत सारे भाग इन्होंने भी बनाए थे। उनको देख लेते हैं कौन कौन से भाग इनके हो जाते हैं। तो बात करते हैं पहला, क्षेत्र कृषि। एक था क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, एक इसमें डिवाइड किया था इन्होंने कि भाई क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि उन्हें दे दिया कि भाई इसमें आप खेती कर सकते हो। वही बात करते हैं सेकंड, वस्तुवास। कैसा, वस्तुवास करने योग्य भूमि, मतलब आप इसमें घर बना सकते हो, इसमें रह सकते हो, इतनी भूमि पर। बात करते हैं चरागाह भूमि, पशुओं के चारे योग्य भूमि, मतलब इतनी भूमि पर आप पशुओं को चरा सकते हो। और बात करते हैं सील, यह तुम्हारी सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, यहां पर कोई भी चीज पैदावार नहीं होती थी, है ना। मतलब सील माने बहुत हार्ड होती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अपरहा ऐसी भूमि थी जो जंगली हुआ करती थी। कभी इतने क्षेत्र पर क्या होगा, जंगल रहेगा, है ना। इतने क्षेत्र पर जंगल होगा। जैसे हम कहते हैं कि भाई अब हमारे देश में 33% पर या पृथ्वी पर 33% भाग पर वन होने चाहिए, वरना क्या होंगे, जीव जंतु जो होंगे वो खतरे में पड़ जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से इन्होंने भी कहा था कि अपरहित ऐसी भूमि थी जो जंगल के लिए दी जाती थी, कि इतने क्षेत्र पर जंगल आपके रहेंगे, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, अपरहित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। तो पहले के लोग, आपको पता है, बैल वगैरह चलाते थे, बैल, तो बैल से क्या चलता था, वो चलती थी, है ना, कह सकते हैं कड़ी। तो उस समय की बात जब हो रही है, गुप्त काल की बात है, उस समय कोई ना कोई ऐसी चीज होगी सिंचाई के लिए, है ना, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी सिंचाई के लिए जो क्या करते थे, जिसे राहत या घंटी के नाम से पुकारा जाता था। क्या, राहत या घंटी के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट की बात करते हैं। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। श्रेणी मतलब कह सकते हैं कोई विभाग का प्रधान हो गया, विभाग का मुखिया हो गया, कि भाई इस भाग के आप मुखिया हो, तो उसे क्या कहेंगे, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। क्या, ज्येष्ठ कहा जाता था। जैसे हमने कोई ले लिया, अमित शाह कौन है, गृह मंत्री हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, ज्येष्ठक कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्येष्ठक कहेंगे। तो गुप्त काल में इन लोगों के लिए ज्येष्ठक कहा जाता था। नेक्स्ट की बात करते हैं। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो ध्यान रखना है, जब गुप्त काल था उस समय की बात कर रहे हैं, उज्जैन एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, मतलब कह सकते हैं व्यापारिक राजधानी इनकी हुआ करती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली पूछाते हैं, मगर थ्योरी वाइज हो गए तब भी आपको एक दो याद हैं तो आप लिख सकते हो, नंबर आपके अच्छे मिल जाएंगे। तो बात करते हैं, जो गुप्त काल है उसमें कुछ मंदिरों का निर्माण भी हुआ था। जैसे विष्णु मंदिर है। विष्णु मंदिर कहां पर स्थित है, ये देखिएगा,
इस समय राजाओं ने किसका, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जो आपके कहां पर है, ये अपना हो जाता है तिगवा। तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, कहां पर, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरे मंदिर की बात करते हैं तो शिव मंदिर है, कौन सा, शिव मंदिर बना था, जो कहां हो जाता है, भूमर, भूमर नागीदा मध्य प्रदेश में, कहां पर, भूमर नागीदा मध्य प्रदेश में स्थित है। वही बात करते हैं, देखो थर्ड वाला है पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर कहां पे है, ये नैना कुठार मध्य प्रदेश में है, कहां पर, नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। ये आपको सिंपल पूछेगा जब बहुविकल्पिक क्वेश्चन आपसे देगा तब, ठीक है, कि बताइएगा विष्णु मंदिर कहां स्थित है, किस जगह पर है, तो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। वही बात करते हैं शिव मंदिर कहां पे है, तो भूमरा नागीदा मध्य प्रदेश में है। वही बात करेंगे पार्वती मंदिर कहां पर है, तो ये कहां हो जाता है पार्वती मंदिर, बिल्कुल पार्वती मंदिर कहां पे है, तो ये अपना हो जाता है नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। फिर बात करते हैं दशावतार मंदिर कहां पे, ये ईंटों से निर्मित है, किससे, पक्की ईंटों से निर्मित है। दशावतार मंदिर कहां पर, ईंटों का बना हुआ है, कहां पर है, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहां पर, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में अपना स्थित हो जाता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, देखो शिव मंदिर है, शिव मंदिर एक तो ऊपर हो जाता है, ठीक है, वो अलग है। शिव मंदिर ऊपर वाला देखो कहां पर है, शिव मंदिर भूमरा नागीदा मध्य प्रदेश में है, ये अलग शिव मंदिर है। और एक और हुआ था इसी काल में शिव मंदिर, जो कहां पे है, खो नागीद मध्य प्रदेश में है ना, खोह नागीद मध्य प्रदेश में स्थित है। वही बात करते हैं अगले वाले की, इसकी बात करते हैं अगले वाले की, जो है लक्ष्मण मंदिर, कौन सा, लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, कहां पर, ईंटों द्वारा निर्मित है, कौन सा, लक्ष्मण मंदिर, जो भीतरगांव उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थित हो जाता है ना, भीतरगांव कानपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए भी, जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए पढ़ने के लिए पीडीएफ, तो वो कहां जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे हम लोग, है ना, डिस्क्रिप्शन में क्या देंगे, लिंक देंगे साइट का, कहां का, साइट का, हमारी साइट आपको पता ही है, नहीं है तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भी, नहीं है तो आपको पता होनी चाहिए कि पीडीएफ कहां पर है, ठीक है। पीडीएफ www.paperhacker.in पर मिल जाएगी, लिंक हम आपको कहां दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या हो जाएगा भाई, लिंक मिल जाएगा, हाँ जी, ठीक है। तो बात करते हैं आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। पहला तरीका है गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भी, कि सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी, तो गुप्त राजाओं ने जारी की थी। जिसे क्या कहा जाता था, जिसे दीनार कहा जाता था, क्या, जिसे दीनार कहा जाता था। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है, हाँ जी बिल्कुल देखा है ना, इन्हें क्या कहते थे, दीनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने, यहां देखा है, गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। सबसे पहले कहां जारी किए गए थे, गुजरात में, और गुजरात के बाद सबसे ज्यादा संख्या में चांदी के सिक्के जारी किसने किए थे, ये गुप्त शासकों ने किए थे। कितने, गुप्त राजाओं ने किए थे। वही बात करते हैं कि ये जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे, जो स्थानीय लेन देन होता है, राजा जैसे अपने क्या करते हैं, रुपए को चलाते हैं भारत के अंदर, उसी प्रकार से इनके राज्य में चांदी के सिक्के जला करते थे। उन चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो हमने बताया था उन्हें रूपक्या कहा जाता था। कौन सा, रूपक्या, उन्हें रूपक्या कहा जाता था, है ना, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। याद रखा है क्यास्तों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जो क्यास्तों हैं इसको छोड़ना, ठीक है, इसको छोड़ना, रुकिएगा थोड़ा सा, ओस्मान स्मृति, चलो इसको छोड़ो, ठीक है, ये हटाने का था, इन्होंने लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, यहां देखा है विंध्य जंगल, कौन सा है, विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग, कौन सा, विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। देखो यहां पर ये पॉइंट्स क्यों लिया गया, क्योंकि गुप्त काल जो है उसमें क्या है, भगवान की पूजा बहुत की जाती थी, कह सकते हैं ये एक स्वर्ण युग की भी कहा जाता है। गुप्त काल को संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता है,
क्योंकि यहां पर बहुत संस्कृति हुई थी, बहुत मंदिरों का निर्माण हुआ था, है ना, बहुत मंदिरों का निर्माण हुआ था, बहुत बड़े बड़े मंदिर यहां पर स्थापित किए गए थे। तो यहां पर एक अलग चीज देखने को मिल जाती है कि विंध्य जंगल में एक जाति निवास करती थी, उस समय की बात है, जिसका नाम था सबर जाति। कौन सी? सबर जाति के लोग पूजा करते थे देवताओं की, मगर देवताओं को ये क्या करते थे? मनुष्य का बांस चढ़ाते थे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, इसलिए यहां पर इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भी कहां देखने को मिलता है? गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। सती मतलब क्या होता है? जैसे ही उसका पति मर जाता है, उसके बाद जो स्त्री होती है वह भी उसकी चिता पर साथ में ही क्या होती है? खत्म हो जाती थी, है ना, साथ में ही जल जाती थी, जिंदा ही। तो बात करते हैं पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण आपको 510 में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तारीख भी याद रखना है। ठीक है, 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख में मिलता है। कब? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की पत्नी हुआ करती थी, राजा भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती होने का उल्लेख यहां पर दिया गया है। ठीक है, राजा भोजराज हुआ करते थे, जो कहां के थे? आपको पता है यहां पर एर्ण अभिलेख में, भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख, कोई भानुगुप्त नाम के कह सकते हैं वास्तुकार थे, ठीक है, लिखने वाले। उन्होंने एक अभिलेख लिखा है, भानुगुप्त का एर्ण अभिलेख अपने नाम से ही, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु होती है, उसकी पत्नी भी क्या हो जाती है? उसके साथ ही जल जाती है। तो सबसे पहले जो सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है वो भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख में देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति मतलब कह सकते हैं ये गंदी महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो वेश्यावृत्ति या नाच गाना जो करती हैं राजा के यहाँ पर, ठीक है, वो तो अलग होती हैं, मगर ये वेश्यावृत्ति अलग है। तो बात करते हैं बस गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? गणिका कहा जाता था। क्या? गणिका कहा जाता था। तथा वृद्ध वेश्याओं को क्या कहते थे? कुटनी। क्या कहते थे? कुटनी कहा जाता था। जो कह सकते हैं जवान जो वैश्य हुआ करती थी, वैश्याएं हुआ करती थी, उन्हें कड़िका कहा जाता था, और जो वृद्ध हो जाती थी उन्हें कुटनी कहा जाता था। क्या? कुटनी कहा जाता था। नेक्स्ट की बात करते हैं, गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मैंने बताया ना, जो गुप्त साम्राज्य था वो विष्णु की पूजा करता था। किसकी? विष्णु की पूजा करता था। कुछ लोग थे वो किसकी? शिव की पूजा भी करा करते थे। तो बात करते हैं, तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। तो ऐसा कह सकते हैं जो गुप्त काल के लोग थे वो किसकी पूजा करा करते थे? तो ध्यान रखना है, वैष्णव धर्म मतलब विष्णु की पूजा करा करते थे। विष्णु वाहन जो हुआ करता था, अब के लोग हैं अपने क्या मानते हैं? विष्णु का वाहन। तो आप कहोगे भाई विष्णु कहां पर है? पानी में है। किसके? शेषनाग के ऊपर। तो इस समय उनका शेषनाग जो है वाहन है, मगर गुप्त काल के लोग जो हुआ करते थे वो विष्णु के वाहन को गरुड़ गरुड़ जो होता है ना, गरुड़ मतलब कौन है? हाँ, गरुड़ अब भी है ना, गरुड़ तो नहीं है वैसे, अब तो कौन है? शेषनाग भी है, और गरुड़ भी हो जाते हैं, मानते भी हैं कुछ लोग, गरुड़ भी मानते हैं ना, अब भी मानते हैं। तो बात करते हैं विष्णु के वाहन को गरुड़, जो गरुड़ देवता होते हैं ना, गिद्ध के राजा, जो अपने रामायण में देखा होगा, है ना, रावण जो होता है उनके दोनों पर काट देता है। तो वही गरुड़ की बात हो रही है कि विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था, कि भाई विष्णु के जो कह सकते हैं वाहन है, विष्णु किससे जाते हैं? गरुड़ से जाते हैं। ये लोग मानते थे गुप्त काल के लोग। ठीक है, बात करते हैं गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़। कहां पर है? देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। हमने देखा ना पीछे, कौन सा? दशावतार मंदिर गुप्त काल का ही बना हुआ है। तो महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़, जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर स्थित है, जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ये क्या हो जाता है? ये महत्वपूर्ण आपका हो जाता है ना, महत्वपूर्ण हो जाता है किसके लिए? बौद्ध धर्म से संबंध होता है। कौन सा? वैष्णव धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण मंदिर हो जाता है, जो गुप्त काल में स्थित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। बात करते हैं वह कौन सी नदी पर है? यह भी ध्यान रखना है, वह बेतवा नदी पर स्थित हो जाता है। कहां पर? बेतवा नदी पर स्थित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं।
अजंता में निर्मित कुल, अजंता में निर्मित कुल जो अपनी कितनी है 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। कितनी है वर्तमान की बात करेंगे तो 6 ही यहां पर शेष बच चुकी हैं, बाकी सब टूट गई होंगी। तो बात करते हैं जिनमें गुफा संख्या एक तो 16 है, एक गुफा संख्या कौन सी है 17 ही गुप्त कालीन से संबंधित हैं। मतलब कह सकते हैं जो अजंता कहां पर है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर है, महाराष्ट्र में है ना, आपको पता होगा महाराष्ट्र में है। तो वहां पर रखा है इन्होंने गुफा संख्या, कौन सी गुफा संख्या, एक 16 है और एक 17 है, जिसमें गुप्त काल का उल्लेख देखने को मिल जाता है। इसमें गुफा संख्या 16 में क्या देखने को मिलता है, 16 में उत्कीर्ण मड़ासन राजकुमारी का चित्र सनसनीय है, चित्र सनसनीय है। ठीक है, तो बात करते हैं एक गुफा नंबर है 16, कौन सी गुफा संख्या 16 में है, जिसमें उत्कृष्ट मड़ासन, कौन सी मड़ासन राजकुमारी का आपको चित्र यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करते हैं, यह हो जाता है गुफा संख्या 17, 16 में कौन है, वो तो हो जाती है महारानी, कौन, मड़ासन राजकुमारी का चित्र है। मगर जो गुफा संख्या 17 है उसमें क्या है, इसमें चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसका जो चित्र यहां पर देखने को मिल जाते हैं उन्हें चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो कह सकते हैं जो हमारा 17वां नंबर है, 17वें नंबर की गुफा है, वह किससे संबंधित है, वह बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाती है। ठीक है, जो है किसमें, गुप्त काल में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। तो महायान शाखा से ये सारे के सारे संबंधित थे। फाहियान थे, वो भी किससे थे, वो भी आपके महायान शाखा से ही संबंधित थे, जो चीनी यात्री आए थे। तो बात करते हैं अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं हैं कहां, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहां पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यहीं पर एक मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, देवगढ़ का नहीं, वो अपना हो जाता है शिव मंदिर है, वो कौन सा है, शिव मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा यहां देखा है अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं जो तो हम देख ही लिया, नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। अन्य गुफा जो हैं वो कैसी हैं, बाघ की गुफा हैं, जो बाघ जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई है। ये भी कब बनाई गई है, गुप्त काल में ही बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, ध्यान रखना है, आपने पंचतंत्र सुना होगा। पंचतंत्र का निर्माण किसने करवाया था, तो विष्णु शर्मा ने करवाया था। किसने, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित, ध्यान रखना है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र कैसा है, संस्कृत में लिखा हुआ है, को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है। संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ कौन सा है, वह हो जाता है पंचतंत्र। कौन सा, पंचतंत्र, जो किसमें, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखना है, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित हो जाता है। ठीक है, बाइबिल के बाद ये कौन सा है, बाइबिल के बाद इसका स्थान कौन सा है, तो भाई दूसरा हो जाता है। कौन सा, बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा हो जाता है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। कितने, 5 भागों में इसे बांटा गया है। अब 5 भाग कौन कौन से हैं इनको देख लेना है। ठीक है, 5 भाग कौन कौन से हैं इनको देखना है। एक तो जाता है मित्र भेद, मतलब कि भाई आप मित्रता से रहने चाहिए। मित्र लाम, मतलब मित्रता के लिए ही जीना चाहिए और मित्र के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और देखा संधि विग्रह, ये अलग चीज है। ठीक है, बात करते हैं, फिर देखा है लब्ध प्रणास, और यहां पर हो जाता है कौन सा, अपरिछाकृत्व। ठीक है, अपरिछाकृत्व, तो ये अपने हो जाते हैं किससे, पंचतंत्र से संबंधित। ठीक है, 5 उनकी शाखाएं, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। यहां पर थोड़ा डिटेल में नहीं बताएंगे, बस आपको ये याद करना है। आगे बढ़ते हैं, नहीं दे रखा है आपके यहां पर। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, तो इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आप इतना याद भी नहीं कर सकते।
इतना याद करने की होंगी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम यहाँ पर याद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां रखा है आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने, यहां पर आर्यभट्ट भी यहीं पर आएंगे, ध्यान रखना है। आर्यभट्ट भी कहां पर आएंगे, यहीं पर आएंगे, जो हर्षवर्धन के समकालीन होंगे, है ना, आर्यभट्ट। तो बात करते हैं आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, कौन सा, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, और भी लिखे हैं, मगर दो ही इंपोर्टेंट करना है आपके लिए, याद रखना है। आर्यभट्ट के एक हो जाता है आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धम, अगर गुप्त काल की बात होगी तब लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण भी बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है, इसके बारे में गुप्त काल में ही खोज कर ली गई थी। किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। जो आर्यभट्ट थे वो पहले नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देखिएगा भाई, किसने की थी, आर्यभट्ट ने बहुत समय पहले ही बता रखा है कि पृथ्वी अपने नक्षत्र पर घूमती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां रखा है बारहमिहिर, बारहमिहिर ने बृहत संहिता, बृहत संहिता पंच सिद्धांत, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बारहमिहिर ने बृहत संहिता पंच सिद्धांत बृहज्जाक और लघु जातक की रचना की है। किसकी की है, आपको बस इतना याद रखना है, ये वाला नाम है यहां से यहां तक, कौन सा, यहां से यहां तक, वो है कौन सा, संहिता पंच सिद्धांत। कौन सी, संहिता पंच सिद्धांत नामक एक है, उसकी किसने रचना की है, रचना की है बारहमिहिर ने, ठीक है। बृहत, बृहत संहिता एक ये है, बृहत संहिता में नक्षत्र विधा, वनस्पति शास्त्र, क्योंकि मैंने बताया था कौन है ये, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर भी चर्चा की गई है। इसके द्वारा, बारहमिहिर के द्वारा। तो बारहमिहिर ने बृहत संहिता पंच सिद्धांत बृहज्जाक और लघु जातक की रचना की है, तथा बृहत संहिता के नक्षत्र विधा, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौगोलिक भौतिक भूगोल के विषयों पर भी चर्चा यहां पर देखने को मिल जाती है। किसके द्वारा, बारहमिहिर के द्वारा। जो क्या है, जो अपने कौन है भाई, जो अपने हो जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हो जाते हैं ना, चंद्रगुप्त सेकंड के विक्रमादित्य में से एक अपने हो जाते हैं, जो कौन थे, खगोल शास्त्री हो जाते हैं। कौन से, खगोल शास्त्री होते हैं। देखा है ना, इतिहास भूगोल वगैरह, तो ये भी कौन थे, खगोल शास्त्री हो जाते हैं, आर्यभट्ट की तरह। किसके, आर्यभट्ट की तरह चर्चा की गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। जो ब्रह्मगुप्त थे वो इस युग के महान नक्षत्र और वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली है, पूर्व ही कल्पना कर ली है, जो न्यूटन ने सिद्धांत दिया था। प्रकृति के इस नियम के अनुसार सभी, प्रकृति के इस नियम के अनुसार सभी कैसे होते हैं, वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। ये न्यूटन भी बता रहे हैं और पहले भी इसने, ब्रह्म जी ने बता रखा है, ठीक है। तो वस्तुएं कहां पर गिरती हैं, पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वतः से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये देख लो, सबसे पहले किसने कह दिया, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कह दिया, है ना, यहां पर ब्रह्मगुप्त जी ने कह दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, कहां पर आकर्षित करती है, कौन, पृथ्वी आकर्षित करती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहां देखेंगे गुप्त काल में पल्लकाल्ब, कौन सी है, पल्लकाल्ब ने, गुप्त काल में पल्लकाल्ब ने पशु चिकित्सा पर क्या क्या है, हस्तुर्वेद, कौन सा, हस्तुर्वेद लिखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी कि पशु चिकित्सा पर हस्तुर्वेद किसने लिखा है, मतलब इस पे भी एक विधा लिखा हुआ है, किस पर, पशु चिकित्सा पर, कि पशुओं की चिकित्सा कौन कौन सी औषधियां करती हैं और कैसे कैसे की जाती है। तो इसको ध्यान रखना है, कौन सी है, वो है कौन सी, हस्तुर्वेद। कौन सी है, हस्तुर्वेद हो जाती है ये अपनी, जो किसने लिखी है, जो लिखी है गुप्त काल के शासक कौन, पल्लकाल्ब ने, किसने, पल्लकाल्ब ने लिखी है, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं,
नवीनतम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र, उपचार, विधियां भी दी गई। जो मैंने बताया अभी कि इस पुस्तक में क्या है, ये हसत्यार वेद में इसमें क्या देखने को मिले, पशु के बारे में चिकित्सा, जिसमें आपको बहुत सारे सूत्र देखने को मिल जाते हैं, नुस्खे कि आप ये खिलाइएगा, ये बीमारी होती है, और उपचार की विधियां भी इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। किसके द्वारा? इसके द्वारा पल क्लब के द्वारा। किसके? पल क्लब के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यहां रखा है पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई। जो पुराणों की रचना की गई थी वो वर्तमान रूप से कहां की गई थी भाई? गुप्त काल में की गई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं के उल्लेख आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। संस्कृति गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। संस्कृत नहीं, संस्कृत, सॉरी संस्कृत, ठीक है। संस्कृत की बात हो रही है। संस्कृत थी वो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा हुआ करती थी, है ना। ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि संस्कृत भाषाओं में सारे के सारे वेद लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस काल में। तो देखा है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? रूप क्या कहा जाता था? ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रूपयका। क्या कहते हैं? सॉरी, मैंने वहां पर उल्टा लिख दिया। रूपयका कहा जाता। क्या? रूपयका कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। आज्ञा बल्य, कौन सा? आज्ञा बल्य, नारद और काल्यायन कौन थे? आज्ञा बल्य, नारद, कल्याण और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। ये कार्य क्या है? ये स्मृतियां हैं। स्मृति मतलब मैं बताया ना, मतलब एक सिक्का या उल्टा सीधा कह सकते हैं, ताम्र का पात मान लो, किसी का पत्ता मान लो, और इस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ, कुछ ना कुछ लिखा हुआ, कुछ ना कुछ लिखा हुआ, है ना, कुछ ना कुछ लिखा हुआ। तो वही है। एक आज्ञा बल्य हो जाती है नारद और काल्यानन, और बृहस्पति स्मृतियां जो हैं वो किसमें देखने को मिलती हैं? गुप्त काल में हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां बात करेंगे, यहां रखा है मंदिर बनाने की कला का जन्म। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। सबसे ज्यादा मंदिर कहां बने थे? गुप्त काल में ही निर्माण इनका किया गया था। मूर्तियों की अधधारणा कौन सी है? अधधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ है। कह सकते हैं अधधारणा मतलब अवधारणा मतलब बहुत सारी ज्यादा संख्या में बने हैं। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। तो ग्राम मतलब क्या है? ग्राम मतलब गांव, है ना, आज के गांव। जो गांव थे वो किनको अनुदान दिए गए थे? मंदिरों के लिए, कि यहां पर मंदिरें बनवाइएगा। और ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित लोग, उन लोगों के लिए ये दिए गए थे कि आप यहां पर रहिएगा और मंदिर बनाओ और पूजा करो, है ना। तो ये कहां दिए गए थे? सबसे ज्यादा ग्राम अनुदान में दिए गए थे। कब? गुप्त काल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और रह गए, इनको भी देख लेते हैं। यहां देखा है गुप्त काल लौकिक साहित्य की, गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए, गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के तहत, भास कोई नाम है, भास के तहत नाटक इसी काल में है। और देखा है तुम्हारा शूद्रक का लिखा हुआ, शूद्रक का लिखा हुआ क्या है? शूद्रक का लिखा हुआ नाटक एक देखने को मिल जाता है। कौन सा? मृच्छकटिकम। किसका है? शूद्रक का। शूद्रक का एक नाटक है जिसे कहते हैं मृच्छकटिकम। कौन सा? मृच्छकटिकम से कहते हैं माटी के खिलौने की गाड़ी। कौन सी? माटी के खिलौने की गाड़ी किसने लिखी है? शूद्रकटिकम। किसने? शूद्रक ने। किसने? शूद्रक ने, है ना। शूद्रक का एक नाटक है मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें वर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम बड़े देखने को मिलता है। जिस मतलब एक ब्राह्मण है और उनके साथ कौन है? वैश्या है। कौन है? उनके साथ वैश्या का प्रेम वर्णन यहां पर देखने को मिलता है। मतलब एक ब्राह्मण किससे प्यार कर रहे हैं? वैश्या से प्यार कर रहे हैं। जो किसमें देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा मृच्छकटिकम में, जिसकी किसकी है? शूद्रक की हो जाती है। किसकी? शूद्रक की एक रचना है, नाटक है मृच्छकटिकम, जिसमें उन्होंने किसके? ब्राह्मण की और वैश्या का प्रेम का उल्लेख यहां पर दे रखा है। तो बात करते हैं प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। मतलब प्राचीन जो नाटक है, गुप्त काल के जो नाटक हैं, उनमें सबसे उत्कीर्ण मतलब सबसे कह सकते हैं अच्छा माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखा है कालिदास की कृति कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम।
आपको पता ही ना कालिदास किसके समकालीन थे, तो भाई विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हो जाते हैं। तो कालिदास की कृति कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा है। तो ये देखिएगा कालिदास भी किसकी लिख रहे हैं? एक शकुंतलम नाम की क्या है, इन्होंने एक रचना दी, कृति दी, जिसमें क्या है? राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी इसमें इन्होंने दर्शाई है। तो बात करते हैं द्वितीय भारतीय राजाओं, द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। यह यूरोपीय भाषा में इसका अनुवाद किया गया है, ठीक है। ऐसी प्रथम रचना कौन सी है? भगवत गीता है। कौन सी? पहले भगवत गीता थी जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया था, और सेकंड वाली रचना हो जाती है वो कौन? अभिज्ञान शकुंतलम, जिसकी रचना किसमें की गई है? जिसकी रचना की गई है भाई किसमें? यहां पर आप देख सकते हो यूरोपीय भाषा में की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां देखा है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि यहां पर मंदिरों का निर्माण किया गया, मूर्तियों का निर्माण किया गया, अच्छे अच्छे मंदिर बनाए गए, ज्यादा मंदिर बनाए गए, ज्यादा यहां पर उपासनाएं की गई, है ना। बिल्कुल, तो यहां पर इसलिए से सांस्कृतिक उपलब्धियों का क्या कहते हैं? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद और भी है क्या? बस इतना ही है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। नोट में मैंने लास्ट में रखा है आपको कि नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नगर जो होते हैं, मतलब शहर जो होते हैं, उनमें क्या कर दिया? उनका इन्होंने पतन कर दिया था। मतलब शहर नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे? ओनली गांव रहेंगे, ओनली नगर, ठीक है। नगरों के क्रमिक पतन का यहाँ पर ये काट दिया, किसका निर्माण किया? ग्रामों का। किसका? ग्रामों का, है ना। तो यहां पर इसलिए मैं लास्ट में रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी और गांवों का यहां पर निर्माण किया गया। बहुत छोटे छोटे गांव बनाए गए, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया, पूजा उपासना की गई, विष्णु से संबंधित थे, है ना। बिल्कुल सही। तो विष्णु के मंदिर बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण था जो हमने देखा था देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, जो कहाँ पर है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है, ठीक है, जो विष्णु से संबंधित हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी प्रकार से देखा। एक हमारा यूनिट नंबर 1 का एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखेंगे और उसको आपको देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वह भी क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लोगों, टाइपिंग में बहुत मेहनत की है, 3 से 4 घंटे लगे ओनली टाइपिंग करने में, 3 से 4 घंटे भाई टाइपिंग करने में लगे हैं, तो आप समझ सकते हो रिस्पांस आपको अच्छा देना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको नेक्स्ट क्लास यहाँ पर मिल पाएंगी, वरना आपको ऐप पर मिलेंगी फिर, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे? पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे? तो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, लिंक बिल्कुल सेम आपको देखा होगा कि आपको कौन सा यूनिट है ये? यूनिट नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 1 की पीडीएफ, वहां पर लिंक दे रखा होगा, लिंक में टच करना, डायरेक्ट कहां पहुंच जाओगे? वहीं पर पहुंच जाओगे और उसे देख सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।